अस्सलामुअलैकुम। मैं ये इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि जो उस रात हुआ वो 3 लोगों ने देखा, 3 लोगों ने सुना, 3 लोगों ने महसूस किया और तीनों आज भी एक दूसरे से उस रात की बात नहीं करते। कोई ज़रूरत नहीं होती जब तीनों मिलते हैं, आंखें मिलती हैं, एक पल होता है और जानते हैं कि सब ये बात याद करते हैं, लेकिन बात आगे बढ़ जाती है और उसकी बात ही नहीं छिड़ती। मेरा नाम ज़िशान है, लाहौर का रहने वाला हूँ, शादरा में। ये नवंबर 2019 की बात है। मैं, आसिफ और हामिद 3 दोस्त यूनिवर्सिटी के ज़माने से एक रात के लिए एक जगह रुके थे जो हमें किसी हाल में रुकनी नहीं चाहिए थी। आसिफ के चाचा पाकिस्तान रेलवेज़ में काम करते थे। उनका एक क्वार्टर था पुराना मुगलपुरा रेलवे कॉलोनी में, जो काफ़ी अरसे से खाली पड़ा हुआ था। चाचू जो कि ट्रांसफ़र हो गए थे कराची, क्वार्टर खाली था, कोई रहता नहीं था वहाँ काफ़ी महीने से। आसिफ ने एक दिन कहा कि यार चलो एक रात वहाँ गुजारते हैं, आराम से वहाँ रहेंगे, एडवेंचर करेंगे, एक नई जगह होगी हमारे पास। हमने हाँ कर दी। किसी ने नहीं बताया था कि वो क्वार्टर सिर्फ इसलिए खाली नहीं था क्योंकि उसके चाचू कराची शिफ्ट हो गए थे। उसके पीछे की वजह शायद कुछ और थी। क्वार्टर मुगलपुरा रेलवे कॉलोनी में था। पुरानी कॉलोनी है, अंग्रेज़ों के ज़माने की है। ऊंची छतें हैं और मोटी दीवारें हैं और काफ़ी बड़े बड़े दरवाजे भी हैं। उस कॉलोनी में काफ़ी क्वार्टर्स थे, कुछ आबाद थे और कुछ खाली थे। रात को वो कॉलोनी अलग लगती थी, लाइट कम होती थी और सन्नाटा ज़्यादा होता था और रेलवे लाइन करीब होने की वजह से ट्रेन की आवाज़ आती रहती थी। आसिफ ने चाबी ली। हम तीनों शाम को करीब 7 बजे पहुँचे वहाँ। क्वार्टर अंदर से ठीक था, काफ़ी फर्नीचर था, बिजली थी, पंखा था, बस धूल थी और खाली पड़ा था, शायद इसलिए थी। हमने थोड़ी सफाई की, सामान रखा, खाना ऑर्डर किया और बैठ के बातें की काफ़ी। करीब 9 बजे एक चीज़ हुई जो हमने उस वक्त इग्नोर कर दी थी। आसिफ किचन में गया था पानी पीने के लिए और वापस आया तो उसने कहा कि यार किचन में एक कप था जो शेल्फ पर रखा हुआ था, खुद ब खुद ज़मीन पर आ गया, जबकि वो टूटा नहीं, सीधा पड़ा हुआ था। हमने कहा शेल्फ से फिसला होगा, अचानक मजबूती की वजह से नहीं टूटा होगा। और खैर छोड़ो, कोई बात नहीं। हमने खाना खाया, बातें की। रात को करीब 11 बजे सोने की तैयारी की। रात के करीब 12 बजे वो पहली चीज़ थी जो पूरे 3 लोगों ने एक साथ सुनी। क्वार्टर के बाहर आंगन की तरफ से आवाज़ आई और कह के हंसी, काफ़ी लोग, जैसे बाहर कोई महफिल हो रही हो, काफ़ी लोग बैठ के हंस रहे हों, बातें कर रहे हों, बिल्कुल साफ, बिल्कुल करीब। आसिफ ने कहा कि पड़ोसी होंगे, मगर कॉलोनी में रात को ये आवाज़ें, इतनी रात, और वो आवाज़ें, उनका अंदाज़ अलग था। अलग ज़ुबान नहीं थी, उर्दू थी, लेकिन कुछ अलग था, मगर कुछ था जो पहचाना नहीं जाता था। मुश्किल था ये समझना कि ये आवाज़ एक्जैक्टली आ कहाँ से रही है। हामिद ने बाहर देखने का कहा। आसिफ दरवाजे पर गया और खोला उसने वो दरवाज़ा। आंगन खाली था, बिल्कुल खाली, कोई नहीं था वहाँ पर। रात का अंधेरा था, एक बल्ब था बाहर, रात को वो जल रहा था और बाकी सब खाली था। आसिफ अंदर आया, दरवाज़ा बंद किया और उसने कहा कि कोई नहीं था। काफ़ी देर खामोशी रही, मगर दरवाज़ा बंद हो गया था, मगर आवाज़ें अभी भी थीं, बाहर से, आंगन से, हंसी, बातें, वो महफिल। जैसे दरवाजे के बंद होने से वो आवाज़ों को कोई फ़र्क ही ना पड़ा हो। करीब 5 मिनट बाद आवाज़ें बंद हो गईं, एकदम से, जैसे किसी ने स्विच ऑफ कर दिया हो कुछ। हम तीनों बैठे रहे कुछ देर, कोई कुछ नहीं बोला। फिर हामिद ने कहा सो जाते हैं। वो बंदा था जो हमेशा रैशनल रहने की कोशिश करता था, कोई पड़ोसी था, गया होगा या वैसे ही गिर गया होगा, ऐसा बंदा था वो। हमने मान लिया और सीधा लेट गए। लाइट बंद की। रात के करीब 1 बजे। मैं हल्की नींद में था। कमरे में कुछ हुआ, एक चीज़ रखने की आवाज़ आई ज़मीन पर, भारी, एकदम से। तीनों की आंख खुली, लाइट जलाईं। कमरे में एक तरफ एक शेल्फ था जिस पर आसिफ ने अपना बैग रखा हुआ था और कुछ चीज़ें रखी हुई थी। वो बैग ज़मीन पर था, मगर बैग सीधा था, फेंका नहीं गया था, गिरा नहीं था, सीधा ज़मीन पर था, जैसे किसी ने हाथ से उठाकर उसे ज़मीन पर रख दिया हो। आसिफ ने बैग उठाया, शेल्फ पर रखा और वापस बैठ गया। मैंने सवाल तो किया कैसे गिरा, मगर किसी ने जवाब नहीं दिया। सब एक दूसरे को देख रहे थे। तीनों फिर लेट गए, लाइट्स बंद की। इस बार नींद नहीं आई किसी को भी। मैं जानता था क्योंकि कोई हिलता नहीं था, कोई सांस भी रेगुलर नहीं थी, सब जाग रहे थे, मगर कोई बोलना नहीं चाहता था शायद। करीब रात के 1:30 बजे एक और चीज़ हुई। क्वार्टर के अंदर से, एक दूसरे कमरे से जो खाली था, जहाँ कोई नहीं था, कदमों की आवाज़ आई वहाँ से, धीमी, एक एक करके। वो खाली कमरा हमारे साथ वाला था। दरवाज़ा बंद था, मगर कदमों की आवाज़ अंदर से आ रही थी, चलते थे, रुकते थे। फिर वो कमरे का दरवाज़ा जो बंद था धीरे से खुला।
हम तीनों ने देखा था दरवाज़ा अंदर से धीरे धीरे खुला, बिल्कुल आहिस्ता, और बंद कमरे का अंधेरा बाहर आ गया। कोई था नहीं वहाँ पर, दरवाजे में कोई शेप नहीं थी, कोई फिगर नहीं था, सिर्फ दरवाज़ा था जो खुल रहा था। आसिफ ने टॉर्च उठाई, वो अपने पास ही रखता था और उस खाली कमरे की तरफ की। रोशनी अंदर गई, कमरा खाली था, बिल्कुल खाली, मगर एक चीज़ थी कमरे के बीच में। ज़मीन पर एक पुरानी कुर्सी थी जो पहले एक कोने में थी, वो बीच में थी अब, जैसे किसी ने उधर उसे ला के रखा हो। कोई था नहीं उस कमरे में। आसिफ ने दरवाज़ा बंद किया और अंदर से लॉक लगाया। यहाँ कोई है, हामिद ने कहा। पहली बार वो रेस्टोरेंट वाला बंदा जो सीधा बोल रहा था। कोई था यहाँ, कोई है, कोई ऐसी वैसी चीज़। रात के करीब 2 बजे हम तीनों एक ही कमरे में लाइट्स ऑन बैठे हुए, जब वो हुआ जो आज तक याद है हमें। कमरे की रोशनी जो ऑन थी एकदम फ्लिकर करने लगी। 1 सेकंड के लिए बंद हुई, फिर ऑन हुई। उसी 1 सेकंड के अंधेरे में, उस एक पल में हम तीनों ने देखा कमरे के कोने में वो कोना जो पहले खाली था, काफ़ी फिगर्स थे एक साथ 1 सेकंड में दिखे। फिर रोशनी आई और वो गायब, फिर नहीं नज़र आए, मगर वो 1 सेकंड काफ़ी था। 3 लोगों की आंखें थीं, 3 लोगों ने देखा था। फिगर्स थे काफ़ी, एक जगह इकट्ठे, कोने में, अलग अलग शक्लों के, अलग अलग लंबाई के, अलग अलग शेप्स के। कोई लंबा था और कोई छोटा, कोई झुका हुआ था। 1 सेकंड के लिए बिल्कुल साफ, और फिर रोशनी आई और कोने में कुछ नहीं था, कोई दिख ही नहीं रहा था। वो 1 सेकंड था, सिर्फ 1 सेकंड, मगर 3 लोगों की आंखों ने एक ही वक्त में वो देखा, और 3 लोगों का रिएक्शन एक ही था। कोई नहीं बोला, कोई नहीं हिला, तीनों वहाँ बैठे रहे, जैसे जिस्म ने खुद फैसला कर लिया हो कि अभी कुछ करना पॉसिबल नहीं है। रोशनी जो कि जल रही थी और अब वो कोना खाली था, मगर जो 1 सेकंड में देखा था वो कोने में था, इकट्ठा था, काफ़ी था। वो आंखों से नहीं गया। आंखें बंद करो तो वो आंखों में याद आता था, और आंखें खोलो तो जब ऐसा लगता था कि वो नहीं है। वो 1 सेकंड ज़िंदगी भर की याद बन गया है हमारी। आसिफ ने पहली बात की और उसकी आवाज़ इतनी धीमी थी कि मैं मुश्किल से सुन पाया। दोनों ने भी देखा है क्या? मैंने कहा हाँ। मैंने कुछ नहीं बोला आगे, और सिर्फ सर हिला दिया। तीनों ने एक दूसरे को देखा और तीनों ने एक ही वक्त पर काम किया। जो चीज़ हाथ में थी वो पकड़ ली। आसिफ ने टॉर्च मजबूती से पकड़ी। मैंने अपना फ़ोन उठाया। हामी ने अपना जूता जो उतारा हुआ था उसने अपने पास ही रखा हुआ था वो पकड़ा। वो आदत होती है इंसान की, ख़ुद को तैयार करना चाहता है भागने के लिए। निकलते हैं, हामी ने यही कहा हमें, मगर निकल नहीं सकते थे। अभी उठने ही वाले थे कि बाहर से, आंगन से फिर वो आवाज़ें आईं, वही जो पहले आई थीं। काफ़ी लोग, हंसी, बातें, मगर इस बार अलग थीं। पहले वो धीमी थी, दूर से आती लगती थीं। इस बार बिल्कुल करीब थी, बिल्कुल दरवाजे के बराबर, जैसे वो सब जो बाहर था अब दरवाजे के साथ खड़े थे। तीनों ने दरवाजे की तरफ देखा। दरवाज़ा बंद किया, मगर आवाज़ें उस पर आ रही थीं अभी भी, काफ़ी ज़ोर से, इतनी साफ, इतनी करीब, जैसे दरवाज़ा था ही नहीं बीच में। फिर आवाज़ें बंद हो गईं और दरवाजे के नीचे से, वो जगह जहाँ दरवाज़ा और ज़मीन के बीच थोड़ी सी जगह होती है, एक साया आया, काला, धीरे धीरे सीधा अंदर की तरफ, जैसे कोई बाहर खड़ा था और उसकी परछाइयाँ अंदर दिख रही थीं उसके नीचे से, मगर बाहर रोशनी नहीं थी इतनी कि परछाइयाँ बनती। वो साया 1 सेकंड रहा ज़मीन पर, फिर वापस चला गया। हामिद उठ गया, मैं उठ गया, आसिफ उठ गया। तीनों ने किसी से कुछ नहीं पूछा, सीधा आयतल कुर्सी पढ़ना शुरू कर दी ज़ोर से। तीनों ने एक साथ, एक ही कमरे में, तीनों की आवाज़ें एक साथ थीं। काफ़ी देर पढ़ी और तीनों ने बिना रुके, बिना हिले, अंदर धीरे धीरे वो फीलिंग जो कमरे में थी वो हल्की होने लगी। वो वेट जो अंदर था वो ख़त्म होने लगा। आवाज़ें नहीं आई दोबारा, साया नहीं आया दोबारा, कोना वैसे ही खाली रहा जैसा पहले था। सुबह होने तक हम तीनों बैठे रहे, कोई सोया नहीं था। लाइट ऑन रही और तीनों कलमा और आयतल कुर्सी पढ़ते रहे, रुक रुक के, बार बार, जब तक परिंदों की आवाज़ नहीं आई। जब दिन हुआ, पहली रोशनी आई। तीनों एक साथ उठे और सामान उठा लिया जो रखा था, जो बिखरा हुआ था सब, और बाहर निकले। कॉलोनी में सुबह का वक्त था, लोगों की आवाज़ें थीं, कोई चाय पी रहा था बाहर। वो नॉर्मल ज़िंदगी थी जो रात में नहीं होती। तीनों ने एक बार भी पीछे मुड़ के नहीं देखा। करीब में एक चाय की दुकान थी, वहाँ गए, बैठे और चाय आई। कोई नहीं बोला काफ़ी देर तक। तीनों ने चाय पी, बाहर देखा, अंदर कुछ सेटल होने दिया। फिर आसिफ ने बात की, यार मुझे कुछ पता था। मैंने और हामी ने उसकी तरफ देखा। चाचा ने कुछ कहा था। उसने कहा कि जब उन्होंने क्वार्टर खाली किया था,
फिर दूसरी जगह शिफ्ट हुए थे। उन्होंने एक बात की थी, वो क्वार्टर बंद कर दिया क्योंकि वहाँ रात को कुछ होता है। आसिफ ने चाय का कप नीचे रखा। मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था, सोच के भूल गया था। ये रात के बाद मुझे चाचा की ये बात याद आई, नहीं तो मैं तो भूल चुका था इसे। हामिद ने पूछा, पहले क्यों नहीं बताया? गुस्सा नहीं था आवाज़ में, सिर्फ थकान थी, क्योंकि मैंने सोचा था कि बस उनका वहम होगा। आसिफ ने ये कहा, हमें पुराने लोग ये इन चीज़ों को सीरियसली नहीं लेते थे, और वैसे भी मैं भूल चुका था इस बात को। आसिफ ने चाचा को कॉल की और वहाँ बैठे बैठे चाय की दुकान पर चाचा ने उठाई। आसिफ ने सीधा पूछा, चाचा वो क्वार्टर वहाँ क्या था? आपने कहा था कुछ होता है रात को वहाँ। दूसरी तरफ काफ़ी देर खामोशी रही, फिर चाचा ने कहा, और आसिफ ने फ़ोन स्पीकर पर रख दिया था। तीनों ने सुना था हमने। बेटा वो क्वार्टर काफ़ी पुराना है, रेलवे कॉलोनी में सबसे पुराना, अंग्रेज़ी ज़माने का है। उस ज़माने में उस क्वार्टर में एक साहिब रहते थे, रेलवे ऑफिसर, और उनका साथ कुछ हुआ था वहाँ, पता नहीं क्या, मगर वो साहिब एक रात के बाद बिल्कुल बदल गए थे। कहने लगे थे कि कॉलोनी में कुछ है, आंगन में कुछ है, आंगन में कुछ रात को नज़र आता है जो देखा जा सकता है। कोई मानता नहीं था उन्हें, मगर जो रहता था उस क्वार्टर में, देर से या जल्दी, सब ने यही कहा कि रात को वहाँ कुछ है। आसिफ ने पूछा, क्या है वहाँ बेटा? चाचा ने कहा, और उनकी आवाज़ में कुछ था, वो आदत जब बड़े लोग सीधा जवाब नहीं देना चाहते। वो कॉलोनी रेलवे लाइन के साथ है। काफ़ी सालों पहले उस जगह काफ़ी लोग थे, रेलवे का ज़माना था, लोग काम करते थे, रहते थे। कुछ हादसात हुए उस इलाके में काफ़ी सालों में, जो रहते थे कुछ गए नहीं, अभी भी हैं, और उस क्वार्टर में और आसपास। मैंने इसीलिए क्वार्टर खाली किया है। तुम लोग वहाँ थे रात को क्या? आसिफ ने कहा, हाँ। चाचा ने एक सांस ली और कहा, ठीक हो सब? आसिफ ने कहा, हाँ, दोबारा मत जाना वहाँ। आसिफ ने फ़ोन रखा। तीनों चाय पी रहे थे। बाहर कॉलोनी में दिन था, ज़िंदगी थी, लोग थे। वही जगह जो रात को कुछ और थी, वही जगह दिन में बिल्कुल नॉर्मल लग रही थी। अब काफ़ी देर कोई कुछ नहीं बोला। फिर हामिद ने कहा, और ये वो बंदा था जो पूरी रात रैशनल रहने की कोशिश करता रहा था। पड़ोसी था या वैसे ही गिरा होगा, मजबूत होगा, ये कहता रहता था। यार जो एक सेकंड में दिखा था वो कोने में, वो काफ़ी थे। मैंने कहा, हाँ, मतलब काफ़ी अरसे से हैं वहाँ। हामिद ने कहा, काफ़ी लोग। कोई कुछ नहीं बोला। और आज वो क्वार्टर अभी भी है, कॉलोनी में अभी भी है। शायद कोई रहता हो वहाँ, कोई नया रेलवे वाला होगा, या शायद अभी भी खाली हो, मुझे नहीं पता। और ना मैं जानना चाहता हूँ दोबारा, ना मैं उधर जाना चाहता हूँ दोबारा। आसिफ से जब मिलता हूँ कभी कभी वो बात आई है, वो सीधा कह देता है, छोड़ यार, और बात ख़त्म हो जाती है। हामिद ने एक काम किया जो उस रात के बाद अपने घर में सूरह बकरा लगा के रखी थी, स्पीकर पर धीमी आवाज़ में, आज भी लगाता है। मैंने पूछा एक बार क्यों? उसने कहा, बस नींद अच्छी आती है। लेकिन मुझे लगता है वो जो रैशनल बंदा शायद हमें शायद बताना नहीं चाहता कुछ जो उसके साथ हो रहा है। खैर, एक चीज़ है जो मैं भूल नहीं सकता, वो एक सेकंड, वो एक रोशनी की फ्लिकर, वो अंधेरा, और उस अंधेरे में वो कोना, काफ़ी फिगर्स अलग अलग इकट्ठे, जैसे वो वहाँ रहते थे अपनी जगह पर, और हम एक रात के लिए उनकी जगह में आ गए थे शायद। वो एक सेकंड 200 मिली सेकंड से ज़्यादा नहीं होगा, वो ज़िंदगी भर की याद है। और रात को कभी कभी जब कमरे में खामोशी होती है, जब आंखें बंद होती हैं, तो वो कोना याद आता है, वो फिगर्स, और मैं आंखें खोल लेता हूँ। खैर, ये था मेरा एक वाक़या जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। जो बहुत शुक्रिया, आपने अपनी कहानी हमारे साथ शेयर की। बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्टोरी की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। मैं एक भूतिया घर में पली बड़ी हूँ। ऐसा सुनना आपके लिए हैरत अंगेज़ तो होगा, पर ये सच है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि लिखा गया है, जैसा कि आप सुन रहे हैं। ये मेरी वो यादें हैं जब मैं 8 से 18 साल की उम्र तक एक भूतिया घर में रही। थोड़ा लंबा ज़रूर है, लेकिन अगर आप असल कहानी सुनना चाहते हैं, जो कि हॉलीवुड वाली झूठी स्टोरीज़ नहीं हैं, तो सुने। मैं और मेरे वालिदैन इस बारे में कभी बात नहीं करते, लेकिन अब मैं बड़ी हो चुकी हूँ, मंगनी भी हो गई है मेरी, और अपने घर में रहती हूँ। मेरे वालिदैन भी तभी मूव कर गए थे जब मैं वहाँ से चली गई। शायद मैं सिर्फ ये सब कहना चाहती थी, क्योंकि ये सब कुछ सच है।
मैं बहुत लोगों को समझाने की कोशिश कर चुकी हूँ, लेकिन कोई यकीन नहीं करता। मुझे लगा शायद यहाँ लोग मेरी बात समझें, तभी मैं आपको ये स्टोरी शेयर कर रही हूँ। जिस औरत ने मेरे वालिदैन को ये घर बेचा, उसने कुछ अजीबोगरीब चीज़ों का जिक्र किया था, लेकिन मेरे मजहबी वालिदैन ने उस बात को नज़रअंदाज कर दिया और सोचा कि सब ठीक होगा। उस वक्त उन्हें लगा कि ये सब बकवास है। घर पुराना था लेकिन बहुत बड़ा और खूबसूरत था, मगर कुछ हफ्तों बाद सब कुछ अजीब होने लगा। मैं गली में खेलती थी और ये 90s का ज़माना था। मोहल्ले के बच्चों का मानना था कि मेरे घर में भूत है, और सच कहूँ तो वो घर भी कुछ अजीब सा था। पुराना सा विक्टोरियन स्टाइल, लंबी बिल्डिंग जिसमें गोद स्टाइल का फुटपाथ था। सब कुछ अजीब और डरावना लगता था। उस घर के अंदर कुछ खौफनाक कहानियाँ मशहूर थीं। बच्चे मेरे घर खेलने नहीं आया करते थे। इस वजह से मुझे स्कूल में वो लड़की कहा जाने लगा जो भूतिया घर में रहती है। घर 3 मंजिलों पर मुश्तमिल था और रेलिंग पूरी बिल्डिंग के दरमियान चली जाती थी। अचानक चीज़ें ऊपर से नीचे गिरने लगना, वो भी रेलिंग के गैप में से, जैसे कोई वहाँ हो। शो पीसीज, वेसीज, यहाँ तक के जो हमारा कुत्ता है उसके खिलौने जो कि ऊपर जाते ही नहीं थे, वो तक ऊपर से गिरने लगे। हमारा कुत्ता जो कि ऊपर यानी एटिक तक जाता ही नहीं था, अगर चला भी जाए तो बस वहाँ जाके भौंकना और काँपना शुरू कर देता। मुझे भी वहाँ जाने से सख्त डर लगता था। मैं अकेली औलाद थी, और जब घर में मैं अकेली होती थी तो कभी ऊपर नहीं जाया करती थी। वहाँ जाने से ऐसा लगता था जैसे कोई और मेरे साथ है। एक ठंडी नाराज़ रूह का एहसास होता था जो पीछे पीछे बढ़ती जा रही होती थी। मैं भागती हुई नीचे आ जाती थी। आज भी इतने साल बाद भी मुझे कभी कभी ऐसे सपने आते हैं कि मैं भाग रही हूँ, लेकिन मेरी टांगें धीमी हो जाती हैं, जैसे पानी में दौड़ रही हूँ और कोई मेरा पीछा कर रहा है। अजीब चीज़ें बरकरार रहीं। एक शाम मैं दीवार पर नोक कर रही थी और मेरी खुशी की इंतहा तब हुई जब वहाँ से नोक का जवाब आया, बिल्कुल मेरे पैटर्न में। जब मैंने ये बात अपनी माँ को बताई तो वो घबरा गई और फ़ौरन बाहर भाग कर गई देखने के लिए कि कौन है जो नोक कर रहा था, लेकिन वहाँ सिर्फ दीवार थी और कुछ भी नहीं था। एक रात जब हमने एटिक से चीख सुनी, जब चेक करने गए तो सब कुछ ठीक था, बिल्कुल खाली। तब तक मेरे वालिदैन भी घबरा चुके थे। मजहबी होने की वजह से उन्होंने एक मौलवी को बुलाया जिसने कहा कि घर का ऊपर वाला फ्लोर रूहानी तौर पर बहुत नेगेटिव है। उसने मशवरा दिया कि एटिक की नई तरह से कंस्ट्रक्शन की जाए और पूरे एरिया को पार्क करें। तो मेरे वालिदैन ने एटिक को बाथरूम और बेडरूम में तब्दील करने का फ़ैसला किया। रूह को ये पसंद नहीं आया शायद। एक मरतबा मेरे वालिद का कहना था कि उनकी टांग जो कि खुद ब खुद इतनी भारी हो गई कि नीचे जो लकड़ी पर वो चल रहे थे वो टूट गई और वो उसमें फंस भी गई थी। और सच में ये बात सच थी कि जहाँ पे उन्होंने बताया था वहाँ पर एक सुराख हो गया था। मैं आराम से नीचे खड़े होकर ऊपर देख सकती थी। उसी दौरान जब 2-3 दिन बाद हमारे घर मेहमान आए, और एक मेहमान जो कि उसके दूसरे हिस्से पर था एटिक के, अचानक छत का हिस्सा गिर गया उसके सिर पर बिना किसी वजह के। बिल्डर्स का कहना था कि ये कोई समझ में ना आने वाली गलती है, ऐसा हो भी नहीं सकता था क्योंकि वो हिस्सा भी नया ही बना था, तो ये कैसे गिर सकता था। अभी इसको बने लगभग 4 से 5 दिन ही हुए होंगे जब एटिक की कंस्ट्रक्शन मुकम्मल तौर पर ख़त्म होने वाली थी। मुझे अपनी ज़िंदगी का सबसे डरावना सपना आया जो मैं कभी नहीं भूल सकती थी। ये शायद वो सपना नहीं था। मेरा बेडरूम एक अटैच्ड बाथरूम के साथ है। 2 दरवाजे, दोनों बहुत भारी हैं, उन्हें खोलने के लिए हैंडल नीचे दबाना पड़ता है। सपने में मैं एक मर्द और औरत को झगड़ा करते हुए देख रही थी। औरत ने पुराने विक्टोरियन कपड़े पहने हुए थे जैसे ओलिवर म्यूजिकल का करैक्टर होता है। मर्द ने भी सूट पहना हुआ था
दोनों झगड़ा कर रहे थे, लेकिन उनकी आवाज़ पानी के नीचे से सुनाई देने वाली थी, जैसे कि पानी के नीचे से आ रही हो। अचानक वो औरत मेरी तरफ घूरती है, आंखों में आंखें डालकर चीखने लगती है और फर्श की तरफ इशारा करती है। अब ये बात थोड़ी सेंसिटिव है, लेकिन बचपन में ऐसे सपने देखना वाकई खौफनाक था। फर्श पर एक मरा हुआ बच्चा था, मुंह के बल लेटा हुआ। मैं चीखते हुए उठ गई, सांस फूल रही थी मेरी। जब मैंने नीचे देखा तो वही बच्चा मेरे बेडरूम के फ्लोर पर था, लेकिन रो रहा था और उसका जिस्म अजीब तरीके से मुड़ रहा था। वो औरत अचानक मेरे बेडरूम के बाहरी दरवाज़ा ज़ोर से खोलती है, मेरे रूम की तरफ दौड़ती है और दूसरे दरवाज़ा खोल कर निकल जाती है। दोनों दरवाजे झूल रहे थे, जो बिना किसी के फिजिकली मुमकिन नहीं था। हर तरफ सिर्फ चीखें और रोना सुनाई दे रहा था मुझे। मेरी माँ कहती है कि ऊपर वाले फ्लोर से दरवाज़ा खुलने और चलने की आवाज़ आ रही थी, तो उन्होंने आकर मुझे देखा। लेकिन जब उन्होंने मुझे देखा तो वो कहती हैं कि तू तो बस सो रही थी, करवट बदल रही थी। मैंने भी अपनी माँ को ये सारा सपना बताया तो उन्होंने मुझे अपने पास सुला लिया। कई साल बाद जब मैं बड़ी हो गई तो मेरी माँ ने बताया कि मौलवी ने आके जगह पाक की। उसके बाद उन्होंने घर के बारे में रिसर्च की। मालूम हुआ कि किसी वक्त एक नौकरानी को उस घर के मालिक ने मार दिया था और उसे मजबूरन बच्चे का इस्कात करना पड़ा, एटिक में ही। मेरी माँ, जो रूहानी तौर पर जज्बाती और मजहबी भी थी, उसने रूह के साथ सुलह करने की कोशिश भी की। ये सब सिर्फ एक झलक है उन सब पागल कर देने वाली चीज़ों की जो सालों में होती रहीं। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि क्या ये सुलह काम आई? हाँ, काम आई। हम सब नए गेस्ट रूम में सुकून से सोने लगे। वहाँ कोई अजीब हरकतें नहीं हो रही थी। अब एटिक में अब भी अजीब सी एनर्जी महसूस तो होती थी, लेकिन अब वो खौफनाक नहीं थी। ऐसा लगता था कि वो घर कभी हमारा था ही नहीं। पता नहीं, शायद पुराने घर कभी अपने लगते हैं या नहीं। हमारे कुत्ते ने कभी उस ऊपर के हिस्से को नहीं अपनाया। जब तक हम वहाँ रहे वो हमेशा भौंकता और डर कर रहता था। और फिर मैं जब 17 साल की थी, हमने नया घर लिया। तो हाँ, ये थी मेरी कहानी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी। मैं भूतों पर कभी यकीन नहीं करती थी जब तक कि मैंने एक के साथ 10 साल नहीं गुजारे। अगर कोई सवाल है तो ज़रूर पूछिएगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपनी कहानी हमारे साथ शेयर की। तो जी फ्रेंड्स, ये थी आज की स्टोरीज़। आप कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको ये स्टोरीज़ कैसी लगी। अगर आपको ये स्टोरीज़ अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए ताकि आगे आने वाली कहानियाँ वीडियोज़ आपसे मिस ना हो। अपना ख्याल रखें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।